नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़ते हैं आज के दो प्रश्नों की तरफ जो हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अवध के सुजाउदौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो सुजाउदौला की बात है, सहायक संधि की बात है, उसको देखेंगे क्या है। तो हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेल्जली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो दो स्टेटमेंट है, बोथ 1-2 वाला क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं कि आखिर पूरा जो माजरा है सहायक संधि का वो क्या है। तो देखिए, अंग्रेज बहुत चालाक थे। तो सहायक संधि, जिसको अंग्रेजी में सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है, कोई नया कंसेप्ट नहीं था। सबसे पहले डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। तो इसका जो बेसिक शुरुआती मतलब था उसमें था कि किसी तरीके से जो अपने सैनिक हैं वो दूसरी जो रियासत है उसकी मदद के लिए दे दिए जाएं और उनसे वापस क्या ले लिया जाए, खर्चा ले लिया जाए। कहने का भाव एक तरीके से मर्सनरी, जिस तरीके से जो वार हो रही है रशिया यूक्रेन, वहाँ पर जैसे वैगनर ग्रुप की बात आती है कि वो किस तरीके से वहाँ पर युद्ध लड़ रहा है रशिया की प्रॉक्सी की तरीके से। तो वो एक तरीका था जो तब भी था। तो डुप्ले ने उसको यूज़ किया कि अपनी कंपनी के सैनिकों को दे देगा, लेकिन धीरे धीरे इसको जो अंग्रेजी कंपनी थी वो भी यूज़ करती रही। तो कहा जाता है 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है तो एक और संधि की जाती है वहाँ पर नवाब सुजाउदौला के साथ कि जो तुम्हारे फ्रंटियर हैं उसकी रक्षा हम कर लेंगे और पैसा तुम दे देना। तो सबसे पहले अगर एक कंसेप्ट इस तरीके का अंग्रेज करना शुरू करते हैं तो नवाब सुजाउदौला के साथ करते हैं 1765 में। लेकिन ये फुली डेवलप्ड और सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम नहीं था। फिर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर एक बार कोशिश की जाती है कैसे किया जाए। तो 1787 में जो नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ एक समझौता किया जाता है कि तुम जो फॉरेन रिलेशन है वो हमारे थ्रू करोगे, किसी और के थ्रू नहीं करोगे। तो देखिए स्टेजेस में डेवलप हो रहा है। ये कॉर्नवेलिस के समय का काम है, ये क्लाइव के समय का काम है। तो 1787 में नवाब ऑफ कर्नाटक को कहा कि भाई तुम फॉरेन ना करना, फॉरेन तुम्हारा हम करेंगे। तो अलग अलग सबके साथ चल रही है। वहीं पर निजाम के साथ भी चलती है। 1798 में निजाम के साथ भी एक संधि की जाती है कि तुम जो युद्ध लड़ रहे हो ये युद्ध ना लड़ो, तुम्हारी जगह हम लड़ेंगे, पैसा दे दो। तो इस तरीके से करते करते ये सारा डेवलप होता है। फिर जाकर आते हैं लॉर्ड वेल्जली, जिनका जो समय है रहता है 1798 से लेकर 1805 तक। देखिए बहुत क्रूशियल टाइम था। भारत में जो भी कुछ हो रहा था वो आइसोलेटेड नहीं था, वो पूरे विश्व के साथ तब भी जुड़ा हुआ था। जो आज किसी देश में होता है या भारत में होता है वो आज भी विश्व के साथ जुड़ा होता है, तब भी जुड़ा होता था। तो दौर जो चल रहा था वहाँ पर नेपोलियन का दौर चल रहा था फ्रांस में। और नेपोलियन एक बहुत बड़ी ताकत था वहाँ पर। उसने अंग्रेजों का बुरा हाल कर रखा था, वहाँ पर कंटिनेंटल सिस्टम चालू कर रखा था उसने, तमाम ब्लॉकेट थी और भारत के ऊपर एक तरीके से वो कब्जा करना चाहता था, सेना लेकर बढ़ना चाहता था। टीपू सुल्तान उसको बुला ही रहे थे। इसी दौरान वेल्जली ने सोचा कि ये जो सब फर्जी सिस्टम चल रहा है इसमें मज़ा नहीं आ रहा, एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए। उसको एक फॉर्मलाइज किया लॉर्ड वेल्जली ने, उससे पहले वो चला आ रहा था। तो कई बार प्रश्न आता है कि सबसे पहले अवध ने किया सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। देखिए वो भाषा पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो लॉर्ड वेल्जली ने बनाया, जिसको डेवलप किया, जिसके कुछ खास पॉइंट हैं, वो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था। वहाँ पर केवल ये अप्लाई हो रहा था कि वो रक्षा करेंगे वहाँ पर। उसी तरीके से नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ जो था वो भी ऐसा ही था। नवाब ऑफ अवध के साथ भी एक संधि की गई, वहाँ पर ऐसा था कि जो फॉरेन रिलेशन है उसका वो देखेंगे। लेकिन अंत में जाके जो मेन संधि आती है वहाँ पर, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट, अपनी जो टेरिटरी है उसकी सौंप देंगे किसको, जो बड़े स्टेट हैं वो किसको दे देंगे, अंग्रेजों की कंपनी को दे देंगे। और वही वहाँ पर मेंटेन करेंगे आर्मी को, और जो उससे रेवेन्यू आएगा उससे वो अपना खर्चा चलाएंगे। तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है वो यहाँ पर दे दी जाएगी। टेरिटरी यहाँ पर दे दी जाएगी। और दूसरा, उसी के साथ जो बड़ी स्टेट है वो तो उसी टेरिटरी पर वहाँ पर वो अपनी मेंटेन करेंगे आर्मी। जो छोटी स्टेट है वहाँ पर वो इसको पैसा देंगी कंपनी को कि तुम्हारी रक्षा करे। दूसरी बात, किसी के साथ नो वॉर, कोई भी देसी रियासत आपस में युद्ध नहीं करेगी। अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो अंग्रेजों के थ्रू करेगी। अंग्रेजी को थ्रू करने का मतलब कि वहाँ पर एक क्या करेंगे, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी बैठा दिया जाएगा।
तो वार नहीं कर सकते, वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। कोई भी कम्युनिकेशन, फॉरेन कम्युनिकेशन देसी रियासतों के बीच में अलाउड नहीं है। नो, आपस में कोई बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कोई कॉन्फेडरेसी बना लो और कह दो कि आज कंपनी को उड़ा देते हैं, रात को हमला कर देते हैं, वो मौका ही नहीं है, क्योंकि मौका कम्युनिकेशन का है ही नहीं। जो मौका होना है वो रेजिडेंट के थ्रू होना है, और रेजिडेंट कौन है? कंपनी का है। तो ना चाहते हुए भी कंपनी हर एक देसी रियासत की जो मेन बैठक है उसमें बैठी है, कुछ काम करने नहीं दे रही। इसीलिए ये जो सिस्टम था बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके अलावा यहाँ पर 5वां पॉइंट एक इम्पोर्टेंट कि नो यूरोपियन, किसी यूरोपियन को भी सेना में या सर्विस में नहीं रखा जा सकता जब तक कि ये ना कह दे। अंग्रेजों के अलावा, यानी कि फ्रांस के लोगों को नहीं रख सकते, ड्यूच को नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके बदले में इनका कहना था कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, और जो रोज़मर्रा का जो स्टेट का अफेयर है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी किसी भी बात को इन्होंने नहीं माना। तो सब्सिडरी अलायंस पर अगर प्रश्न आ जाए, पॉइंट्स आ जाए, तो मेन पॉइंट यही 6 हैं कि टेरिटरी देनी पड़ेगी। ये एक नई चीज़ थी, यही एक इम्पॉर्टेंट था। उससे पहले बाकी सब कुछ हो रहा था थोड़ा थोड़ा। टेरिटरी देनी पड़ेगी, ये कंसेप्ट पहली बार वेल्जली ने अप्लाई कराया। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्मलाइज जो हुआ है वो वेल्जली के समय पर हुआ है। तो इसके तहत जो सबसे पहली संधि होती है वो निजाम के साथ होती है, ट्रीटी ऑफ हैदराबाद 1800 में होती है। उसके बाद तमाम, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कुछ फैक्ट्स भी लिए गए हैं, तो हैदराबाद के साथ 1798 में भी होती है, लेकिन जो फॉर्मलाइज करने के बाद होती है वो 1800 में होती है। यहाँ पर तो केवल कहा गया था कि कर लो। 1800 में की जाती है कि जो मैसूर से 1792 में 1799 में जो टेरिटरीज मिली थी वो सारी अंग्रेजों को सौंप दो, और वहाँ पर वो सेना अपनी अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर होती है, फिर वही अवध के साथ होती है 1801 में। अवध को कहा जाता है कि रोहिला खंड और दोआब का एरिया दे दो। तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते देखिए वो किस तरीके से पूरे देश पर कब्जा कर गए और किसी को पता भी नहीं लगा। तो ये सारे वो फैक्चुअल पॉइंट हैं। पेशवा मैसूर में टीपू सुल्तान को हारने के बाद जो वोडियार वंश बैठाया गया उसके साथ उन्होंने सब्सिडरी अलायंस कर ली। पेशवा के साथ 1802 में कर ली। सिंधिया के साथ गायकवाड़ राजपूत राज्य होलकर, फिर बचा क्या? यही तो बचे थे, यही एंड तक बने भी रहे, आज भी बने हुए हैं, और सहायक संधि के दम पर बने हुए थे। तो यही सारे वो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि राजा की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, ठीक है, बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में नहीं रखेंगे। ऐसी सेना रखनी होती थी बड़े राज्यों को, और टेरिटरी देनी होती जिसकी कमान कौन था? अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होती थी। पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी को देना पड़ता था, फुल सॉवरेनिटी के साथ। राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना जरूरी था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या उसका आंसर निकल के आता है। तो अवध ने सुजाउद्दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार किया था। अब बड़ा टेक्निकल लाइन है ये, अगर सहायक संधि फुल फ्लैश जिसको कहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर केवल एक वेग था कि तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, तुम पैसे दे देना, तो उसको सहायक संधि नहीं माना जाएगा, शुरुआती समय की बात है। तो ये जो पॉइंट है ये गलत है। हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेल्जली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो मैंने दोनों बातें बता दी हैं, किस तरीके से जो अवध का नाम आता है वो किस सेंस में आता है, और जो फॉर्मुलाइज्ड जहाँ पर फुल सॉवरेनिटी के साथ टेरिटरी दी जाएगी वो सब्सिडरी अलायंस माना जाता है मेन, वो लॉर्ड वेल्जली के समय शुरू होता है, और वो हैदराबाद है पहला जिसने वो साइन किया सन 1800 में। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दो, एक ही पॉइंट यहाँ पर सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था में वाक्यान्वयी का क्या अर्थ था? तो अष्टप्रधान की बात होगी। तो राज कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतानों तथा लोक लेखाओं की जांच और प्रति हस्ताक्षर, राजा की दैनिक गतिविधियों तथा दरबार की घटनाओं की दैनिकी रखना, राजा के पत्राचार की देखभाल करना, धार्मिक उत्सव आयोजित करना तथा लोक नैतिकता का नियंत्रक होना। तो देखिए ये सारे काम तब भी किए जाते थे, सदियों से किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला जो पॉइंट है राज कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतानों लोका लेखाओं की, तो एक फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है।
तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था वहाँ पर अमात्य होता था या मजूमदार होता था, आगे नाम लिखे हुए हैं उनको भी देख लेंगे। तो उसके बाद राजा की दैनिक गतिविधियों का, डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उन घटनाओं का विवरण लिखना। विवरण लिखने वाला जो व्यक्ति होता था उसको नवीस कहा जाता था। आज भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कोर्ट में, लोअर कोर्ट में बैठे होते हैं, वो कहेंगे कि कौन है नवीस, कौन सा जो लिखेगा, किसकी कलम नवीस है, इस तरीके के शब्द आज भी यूज होते हैं। तो नवीस का मतलब जो वो लिखेगा, जो बयाना लिखेगा, जिसको कहा जाता है बयानामा कौन लिखता है, वो बहुत बढ़िया उसका नवीस है, तो लिखने वाला। तो यहाँ पर अगर देखें तो याद रखने के लिए दरबार की घटनाओं की दैनिकी रखने वाला व्यक्ति नवीस होगा। और दैनिकी रख रहा है, क्या है, एक शब्द उर्दू में बहुत यूज होता है, वाक्या, क्या वाक्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये शब्द कहीं ऊपर से आ जाते थे, रोज की भाषा के शब्द होते थे, वो एक पोस्ट का नाम हो जाता था। ठीक है, तो ये वाक्या नवीस ये है जो रोज की बातों को, वाक्य को लिखेगा, वाक्या नवीस। तो आंसर तो इसका ये है। बाकी हम देख लेते हैं और क्या। राजा के पत्राचार की देखभाल करना, राजा के जो और लेटर हैं, जो कम्युनिकेशन है, फिर से यहाँ पर क्या है, लेटर की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, तो ये कौन करेगा, ये फिर करेगा सूर नवीस। ये भी एक सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति जिसको सचिव भी कहा जाता है कई बार, सूर नवीस। धार्मिक उत्सव आयोजित करना तथा लोक नैतिकता का नियंत्रक होना, तो ये पोस्ट तब भी थी और आज भी है इस तरीके से। अब महाकुंभ चल रहा है वहाँ पर, तो धार्मिक उत्सव के लिए कौन है, पंडित राव। ठीक है, तो आइए फिर सारे नाम लिख देते हैं जो कहा जाता है इनको अष्ट प्रधान। तो राजा जो है, देखिए राजा सुप्रीम है, राजा सबसे बड़ा लॉ है, जो कानून वो कहेगा वही बनेगा, जो जस्टिस वो दे देगा वो देगा। तो बाकी सब लोग क्या है, वो आज के ज़माने के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, एडवाइजरी रोल है उनका। केवल जो राजा है, छत्रपति है, उसको सलाह दे सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन उसके फैसले को चेंज नहीं कर सकते, ना ये कलेक्टिव कोई फैसला ले सकते हैं। अकेला अकेला आदमी राजा के प्रति जिम्मेवार है उसको सलाह देने के लिए, राजा माने या ना माने। तो राजा ही मेन कमांडर इन चीफ है, राजा ही सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिसर है, वही न्यायाधीश है, वही सबसे बड़ा धर्म का नियंत्रक है, सब कुछ वही है। फॉरेन रिलेशन भी सब उसी के पास है, मेनली जो वो चाहेगा वो होगा। लेकिन उसके नीचे सेक्रेटरी लेवल के ये लोग हैं। तो पंत प्रधान या पेशवा, ये राजा के बाद हो गया एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर, जो उसकी जगह पर काम करेगा, जो सारे काम है बाकी लोगों को कंट्रोल करने का काम फिर पेशवा को हो गया। इसीलिए बाद में पेशवा बहुत बड़ी पोस्ट बनकर उभरती है। तो यहाँ पर देखिए अमात्य या मजूमदार, ये फाइनेंस वाला काम हो गया इसके पास। सचिव सूर नवीस, जो हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन का। मंत्री वाक्यानवीस, यहाँ पर मंत्री लिखा है, जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। कहा जाता है कि मॉडर्न होम मिनिस्टर की अगर कोई एग्जाम्पल या कोई पैरेलल है तो वो वाक्यानवीस है। मॉडर्न होम मिनिस्टर का डेली एडमिनिस्ट्रेशन उसका काम है चलाना, गृह मंत्री का काम है। सेनापति को कहा जाता था सर ए नौबत, सर ए नौबत। यहाँ पर सर नौबत लिखा हुआ है, बेसिकली जैसे उर्दू में लिखा जाता है सर ए नौबत। ठीक है। सुमंत या दबीर, कई बार डबीर भी लिखा जाता है, दबीर भी लिखा जाता है। ये फॉरेन मिनिस्टर वाला काम है, फॉरेन रिलेशन वाला। उसके बाद न्यायाधीश, सबसे बड़ा जुडिशियल सिस्टम राजा के नीचे। पंडित राव, जो अनुदान वगैरह है, जो हमने पढ़ा कि कैसे धार्मिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए, करने के लिए, जो लोक नैतिकता है उसको बनाए रखने के लिए। तो इसका आंसर है वाक्यानवीस का बी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।